हेलो एवरीवन, विक्रम सिंह हेयर। और आज हम जा रहे हैं बात करने लेंसेज के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और बात करते हैं फील्ड ऑफ व्यू की। फील्ड ऑफ व्यू भी आपका जो है फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है मोस्टली, और उसके अलावा ये आपका सेंसर साइज पे भी डिपेंड करता है। हम लोग पहले यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करते हैं, फिर हम थोड़ा सा सेंसर साइज भी देखेंगे। तो दोस्तों, फोकल लेंथ जितनी कम होगी आपका फील्ड ऑफ व्यू उतना ज़्यादा होगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, अगर हम 24 mm के नीचे जाते हैं तो आपका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो आप देखेंगे 94 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक हो सकता है। इस तरह के जो लेंसेस होते हैं वो एक्सट्रीमली वाइड एंगल होते हैं और इनको कभी कभी फिश आई भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वाइड एंगल्स जो जनरली यूज़ किए जाते हैं 24 to 30 वाली रेंज वाले जो होते हैं, लैंडस्केप्स में बहुत यूज़ होते हैं या फिर ग्रुप पोर्ट्रेट्स में यूज़ होते हैं। इनका आप देखिए तो ये आपका जनरली 53 से 84 के बीच में इनका डिग्रीज में रहता है ये फील्ड ऑफ व्यू। और सिमिलरली अगर हम नॉर्मल की बात करेंगे तो आपका 50 mm के आसपास की रेंज में एक नॉर्मल जो व्यू आता है, जो हमारी आंखें नॉर्मली देखती हैं, उसके जैसा व्यू आपको 50 mm के आसपास मिलता है। हालांकि ये सेंसर साइज पे डिपेंड करता है, जो मैं आगे बात करूँगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे हैं वो नॉर्मल के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको मीडियम टेलीफोटो रेंज मिलेगी, जहाँ पे 8500 mm है। ये सब मोस्टली आपका पोर्ट्रेट में यूज़ होता है, और ये सब क्यों यूज़ होता है ये भी मैं आगे बताऊँगा आपको। उसके अलावा उससे भी ऊपर अगर आप जाते हैं, जब 200 mm के आसपास जाते हैं तो टेलीफोटो रेंज शुरू हो जाती है। ये सब वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट्स में ज़्यादा यूज़ होता है। और उसके आगे आपका सुपर टेलीफोटो आ जाता है, और उससे भी ऊपर जाएंगे तो आप टेलीस्कोपिक फिर रेंज में चले जाते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे जब कोई चीज़ होती है, बहुत दूर कोई चीज़ होती है, तो हम सुपर टेलीफोटो लेंसेज को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं सेंसर साइज़ की बात कर रहा था, हम लोग जो नॉर्मल फोकल लेंथ बोलते हैं वो हर सेंसर साइज़ के लिए अलग अलग होती है। और मोस्टली एक ये देखा गया है कि जो सेंसर का डायगोनल होता है, सेंसर जनरली आपका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होते हैं, तो उसका जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ के आसपास जो फोकल लेंथ होती है वो एक नॉर्मल फोकल लेंथ का जो नॉर्मल व्यू मिलता है, हमारी आंखों वाला व्यू जो होता है वो देती हैं। तो अगर हम बात करें फुल फ्रेम की, इसमें 36 × 24 mm का साइज़ होता है, उसमें 43 mm के आसपास का जो फोकल लेंथ है वो एक नॉर्मल फोकल लेंथ माना जाता है। इसीलिए 50 mm को हम लोग नॉर्मल एक फोकल लेंथ मानते हैं। और हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि आपको अगर आपकी आंखों से जैसा दिखता है वैसा व्यू चाहिए तो आप 50 mm यूज़ कीजिए एक फुल फ्रेम सेंसर पे। लेकिन यही जो आपका फोकल लेंथ है ये घट के 28 हो जाता है APS-C के केस में, और 22 हो जाता है जब हम माइक्रो फोर थर्ड्स यूज़ करते हैं तब। तो दोस्तों, सेंसर साइज पे ये डिपेंड करता है कि आपका नॉर्मल फोकल लेंथ क्या होगा। दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था व्यू का, फील्ड ऑफ व्यू, वो हमारा सेंसर साइज घटने पे फोकल लेंथ के हिसाब से घट भी जाता है। अगर आप सेम फोकल लेंथ रखेंगे और सेंसर साइज को छोटा कर देंगे तो आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो घटेगा। और वो बहुत ही आराम से आप समझ सकते हैं। जो बाहर एक सर्किल दिख रहा है ये एक आपका इमेज सर्किल है। लेंस हमेशा सर्कुलर फॉर्म में एक प्रोजेक्शन क्रिएट करता है आपका कहीं पे भी सरफेस पे, जबकि हम जो फोटो हमको जो मिलती है वो आपकी लेकिन रेक्टेंगुलर शेप में होती है। इसकी वजह यह है कि आपका सेंसर जो होता है वो उस शेप का होता है। तो जब फुल फ्रेम सेंसर की बात करेंगे तो वो एक इमेज सर्किल जो है लेंस का, फुल फ्रेम लेंस का, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके जो मैक्सिमम साइज निकाला जा सकता है वो यूज़ करता है। तो मैक्सिमम हमको फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर APS-C अगर हम सेंसर पे यूज़ करेंगे तो सेंसर छोटा होने के चलते वो व्यू भी घट जाता है। सिमिलरली 4 थर्ड्स जो है, माइक्रो 4 थर्ड्स, वो सेंसर और भी छोटा होता है। इसलिए सेम फोकल लेंथ पे हमको और कम फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। इसीलिए हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब हम लोग क्रॉप सेंसर कैमरा यूज़ करते हैं तो फुल फ्रेम लेंस
का इस्तेमाल करने के बावजूद हमको वो फील्ड ऑफ व्यू नहीं मिलता है जो फुल फ्रेम पे मिलता है। इसकी वजह यह है कि आपका APS-C या फिर क्रॉप्ड सेंसर जिसे बोलते हैं, उसका सेंसर छोटा होता है, तो वो उतना इमेज एरिया कैप्चर कर ही नहीं पाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में हम फोटो में कैसे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये फोटो मैंने खींचा है 15 mm पे। आप देख सकते हैं कि 15 mm पे आपको अच्छा खासा व्यू मिल रहा है। दोस्तों फोकल लेंथ का घटना बढ़ना और भी एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट आपके फोटोग्राफी में करता है, और वो है आपका बैकग्राउंड का कंप्रेशन। जितना ज़्यादा बड़ा आप फोकल लेंथ यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा कंप्रेशन होगा आपके बैकग्राउंड में। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं फ़ोटो के वो उतने ज़्यादा पास पास नज़र आने लगेंगे। आप जितना छोटा फोकल लेंथ यूज़ करेंगे उसमें उतने ज़्यादा एलिमेंट्स दूर दूर दिखेंगे। छोटा फोकल लेंथ एलिमेंट्स के बीच के डिस्टेंसेस को बढ़ा देता है और बड़ा फोकल लेंथ एलिमेंट्स के बीच के डिस्टेंसेस को घटा देता है। अब ये फ़ोटोज़ जब आप आगे देखते जाएंगे तो आपको ये समझ में आता जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें एक दूसरे के पास आ रही हैं। दूसरी चीज़ और जो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम छोटी फोकल लेंथ में किसी भी सब्जेक्ट के बहुत करीब जा सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा दिखाया जा सकता है कंपेयर टू आपका बाकी का जो एलिमेंट्स उसमें है फ़ोटो में, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया या कुछ और। यही जब आप बड़े फोकल लेंथ पे जाएंगे जैसे 100 mm 200 mm, तब आपका क्या होगा कि बैकग्राउंड के एलिमेंट्स भी आपके पास में आ जाते हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो उतना बड़ा नहीं दिखता है। और एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि छोटा अगर फोकल लेंथ होगा तो आपका डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं दीवार किस तरीके से अंदर की ओर बेंड हो गई है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम एक छोटे से एरिया में बहुत सारा व्यू को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लेंस आगे से जितना ज़्यादा कर्व होगा उसका फोकल लेंथ उतना कम होगा और वो उतना ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि वो उतने ही ज़्यादा एरिया को कैप्चर करेगा। अब देखते हैं दूसरा इमेज। ये इमेज देखिए दोस्तों 30 mm पे है, और इस इमेज में आप देखिए आपका बैकग्राउंड का जितना भी एलिमेंट्स था वो घट गया है और थोड़ा थोड़ा करीब भी आने लग गया है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे, ये 70 mm है और आप देखेंगे कि इसमें बैकग्राउंड के एलिमेंट्स और भी ज़्यादा घट गए हैं और बहुत पास पास दिखने लग गए हैं। और अंत में हम देखते हैं 200 mm। 200 mm पे हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड एलिमेंट्स एकदम पास में हैं। और एक चीज़ और जो आपने यहाँ पे गौर किया होगा वो ये है कि बैकग्राउंड ब्लर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे कि बैकग्राउंड ब्लर क्यों हुआ है। हम लोग 15 mm पे देखे थे तो बैकग्राउंड ब्लर इतना नहीं था, और 200 mm पे हम देख रहे हैं तो बैकग्राउंड ब्लर बहुत ज़्यादा है, जबकि सेम f नंबर पे ही ये सारी की सारी इमेजेस क्लिक की गई हैं जो कि है f2.8। दोस्तों फोकल लेंथ के बेसिस पे हम लोग लेंस को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला है प्राइम लेंस। दोस्तों प्राइम लेंसेस वो लेंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही फोकल लेंथ होती है। क्योंकि इसमें एक ही फोकल लेंथ को डिज़ाइन करना होता है, इसलिए इंजीनियर्स अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, और इसके चलते जनरली जो आपके प्राइम लेंसेस होते हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी कम होते हैं, तो इसके चलते लाइट को बहुत ज़्यादा तरह तरह के लेंसेस से पास नहीं करना पड़ता है और इमेज जो हमारी फाइनल आती है वो बेटर आती है। इस तरह के लेंसेस में फिर कंस्ट्रक्शन भी आसान हो जाता है कम एलिमेंट्स के होने के चलते, और ये सस्ते भी होते हैं। अगर वहीं पे हम जूम लेंसेस की बात करें, जूम लेंसेस वो लेंसेस हैं जिसमें कई फोकल लेंस पे हम लोग फ़ोटो खींच सकते हैं। तो इनको डिज़ाइन करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमको अलग अलग फोकल लेंथ को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो इतनी सारी जब फोकल लेंथ्स आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं इंजीनियर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और थोड़ा सा इमेज क्वालिटी कहीं ना कहीं हमारी प्राइम के मुकाबले घटती है। जो हमारे जूम लेंसेस हैं उसमें इमेज क्वालिटी थोड़ा सा कम हो सकती है कंपेयर टू इक्विवेलेंट प्राइम लेंस, लेकिन ये बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। 10 अलग अलग प्राइम लेंस यूज़ करने की जगह एक ही जूम लेंस जो कि 10 अलग अलग फोकल लेंथ पे फ़ोटो देता हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोनों ही तरह के लेंसेज के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। जूम लेंसेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है जो इंटरनली जूम करता हो, कि इंटरनली जूम करने वाले लेंसेज में एक इंटरनल एलिमेंट होता है जो आगे पीछे होकर जूम इन जूम आउट करता है। दूसरा होता है, जैसा आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक्सटर्नली जूम होने वाला एलिमेंट। तो एक्सटर्नली जूम होने वाला एलिमेंट जो है वो जूम करने के वक्त पे उसका लेंथ बढ़ जाता है। ऐसे अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल जूम होने वाले लेंसेज जब वो जूम नहीं किए जाते हैं तो वो इंटरनल जूम होने वाले लेंसेज के मुकाबले छोटे दिखते हैं और उनको कैरी करना इजी होता है। तो ये इनका अपना फ़ायदा है। लेकिन ऐसे लेंसेज में फिर आपका वेदर सीलिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितना इंटरनल जूम होने वाले लेंसेज में होती है। और जो जूम लेंस होते हैं दोस्तों, उसमें दो तरह का जूम लेंस होता है आपका। जनरली हम लोग जो फोटोग्राफी में लेंसेज यूज़ करते हैं उसमें जूम करने पर आपका फोकस जो है वो चेंज होता है। ऐसे जितने भी जूम लेंसेज होते हैं उनको वेरी फोकल जूम लेंसेज कहा जाता है। और वो जूम लेंस जिसमें जूम करने पे या जूम आउट करने पे आपका फोकस जो है वो चेंज नहीं होता है, फोकस वहीं का वहीं बना रहता है, ऐसे जो जूम लेंसेज होते हैं इनको पार फोकल जूम लेंसेज कहा जाता है। और ये पार फोकल जूम लेंसेज जो होते हैं मोस्टली सिनेमा में यूज़ किया जाता है। हालांकि नॉर्मल फोटोग्राफी में ऐसे लेंसेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं और ये स्पेशली सिनेमा के लिए ही बनाए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त विक्रम सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।